कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। हेलो हाय, सफलता विथ अपर्णा में आपका स्वागत है। मैं अपर्णा शुक्ला। आप लोग कैसे हैं बताइएगा। मैं बिल्कुल अच्छी भली खुश मस्त हूँ। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 12। 11 हो गया है, नंबर 12 पढ़ेंगे। नंबर 12 हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 12 पढ़ेंगे। इसमें हम लोग चल रहे हैं, कौन सा पार्ट हम लोग का चल रहा है? हम लोग का चल रहा है पार्ट विटामिन। आज विटामिन का लास्ट है। कल हम लोग पढ़ेंगे, आज ही हम लोग शुरू करेंगे पार्ट नंबर 6 खनिज लवण। तो इसके पहले अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और अगर पुराने हैं तो प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, लाइक कर दिया कीजिए और शेयर कर दिया कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने 150 क्वेश्चन किया था। आई थिंक शायद मैंने 151 क्वेश्चन किया था। चलो कोई नहीं, 151 से शुरू करते हैं। पानी में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन ए। तो पानी में घुलनशील विटामिन आपका जो है वो बी है। क्यों? क्योंकि विटामिन सी और विटामिन बी दोनों आपका जो है पानी में घुलनशील है। और सारे विटामिन है किस में घुलनशील? और सारे विटामिन आपके जो है उसमें ऑयल में घुलनशील है, वसा में, ठीक है, फैट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दांतों के स्वास्थ्य के लिए गर्भकाल में कौन सा पदार्थ उपयोग करना चाहिए? दांत का जो स्वास्थ्य है, मतलब दांत अच्छा रहे। जब महिला गर्भवती रहती है तो उसका दांत खराब हो जाता है, दांत दर्द बहुत होता है, दांत में पानी, दांत में गर्म चीज़ लगता है। तो क्या करना चाहिए? तो जब दांत आपका गर्भकाल में जब दांत की आपकी समस्या रहे तो क्या उपयोग करना चाहिए? क्या आम, संतरा, अमरूद, चीकू? तो जब गर्भकाल में आपको संतरा यानी विटामिन सी का उपयोग करना चाहिए। आम अगर मिलता है तो अच्छा खाइए, अमरूद मिलता है अच्छा खाइए, चीकू मिलता है अच्छा खाइए। लेकिन जो संतरा है वो अगर मिलता है तो खाइए, अगर संतरा नहीं मिलता है तो नींबू खाइए। सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस विटामिन की पहचान करें जो प्रकाश एवं क्षार के द्वारा नष्ट हो जाता है। ऐसा कौन सा विटामिन है जो प्रकाश और क्षार के द्वारा नष्ट हो जाता है? तो विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन B12 और विटामिन के। तो आपको पता है कि विटामिन डी प्रकाश से ही मिलता है, विटामिन ई आपको संश्लेषित होता है तो क्षार भी उसमें कोई समस्या नहीं प्रस्तुत करता। विटामिन B12 यानी कि आपका जो एनीमिया के लक्षण, परनीसिस एनीमिया विटामिन B12 से होता है। इसके पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके बाद जाकर देखिएगा। उसमें जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ उसमें मतलब उसका मैं एकदम से डिफाइन करते हुए चलती हूँ, उसका ऑपरेशन करते हुए चलती हूँ उस ऑप्शन का, तो उसको देखिएगा। तो परनीसिस एनीमिया होता है। तो एनीमिया यानी कि जो आयरन है या विटामिन सी है, तो इसको जब क्षार का प्रभाव पड़ता है, प्रकाश का बहुत तेज से प्रभाव पड़ता है तो ये नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। विटामिन के खून का थक्का जमाने में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रजनन शक्ति की कमी किस विटामिन के अभाव से होती है? विटामिन ए के, विटामिन सी के, विटामिन पी की, या कोई नहीं? तो प्रजनन शक्ति जो होती है वो आपको पता है विटामिन ए के अभाव से होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। ए नहीं है, सी नहीं है, पी नहीं है। ठीक है, आपका विटामिन ई है। लेकिन हाँ, आपके जो आपका बुक है, रीना खनूजा का बुक है, और आपकी वृंदा सिंह मैम का और रीना खनूजा मैम दोनों का है। उन दोनों में बुक में दिया हुआ है कि किसी हद तक विटामिन ए भी बंध्यता का जिम्मेदार होता है। आप देख सकते हैं अगर आपके पास बुक है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन है B, A, K, D। तो आप सबको पता है जल में बी और सी घुलता है, और सारे एडक या कीड़ा जो भी आप कहना चाहें वो आपके वसा में घुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी में किसकी कमी होती है? ए की, बी की, डी के, के की? तो आपको पता है कि ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी आपकी विटामिन डी के कारण होती है। जब विटामिन डी की कमी होती है तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी निम्न में से, अच्छा वो हो गया विटामिन डी की कमी से। ठीक है, फिर आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? बेरी, स्कर्बी, पेलिग्रा, एनीमिया। तो एनीमिया मैंने बताया अभी को कि परनीसिस एनीमिया की विटामिन B12 की कमी से होता है, आयरन की कमी से भी एनीमिया होता है, फॉलिक एसिड की भी कमी से एनीमिया होता है। ठीक है, बेरी आपका विटामिन बी, स्कर्बी आपका विटामिन सी, और पेलाग्रा विटामिन बी,
और एनीमिया। अब विटामिन बी का मतलब ये नहीं कि सब विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। मैं आपको बोलती चली जा रही हूँ विटामिन 1 से क्या होता है, विटामिन टू से क्या होता है, नियासिन क्या है, आपका थायमिन क्या है, वो सारी चीज़ें मैं बताती चली आ रही हूँ। तो आप उसको थोड़ा समझा कीजिए और पीछे जाकर भी देखा कीजिए। अगर आप नए हो तो पीछे भी जाकर देखा करो प्लीज़, ठीक है। चलिए, तो आपका आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन बी12 की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निकोटिन एसिड की कमी से होने वाला रोग क्या है, स्कर्वी है, बेरी है, पेलेग्रा है या कोई नहीं। तो निकोटिन एसिड की कमी से होता है आपका पेलेग्रा एक ऐसा बीमारी होता है जो आपको जो है निकोटिन एसिड अगर आपके शरीर में कमी है। अब ऐसा नहीं निकोटिन हमेशा नुकसानदायक नहीं, थोड़ा बहुत तो हर चीज़ चाहिए शरीर को, उसी तरह से निकोटिन एसिड भी आपके शरीर को पूरी चाहिए, ठीक है। तो आपका आ जाएगा इसमें से पेलेग्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहार में विटामिन ए की कमी से रोग कौन सा होता है, रतौंधी होता है, क्रिप्टोमेलिसिया होता है, जीरोप्थैल्मिया होता है, इनमें से सभी। तो आप सबको पता है कि जो है ये सभी होते हैं, ठीक है। रतौंधी सबसे बिगड़ा रूप आपका आ जाता है क्रिप्टोमेलिसिया, ठीक है। तो सबसे शुरुआती रूप है रतौंधी। तो आपका सारा चीज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैरोटीन में पाया जाता है क्या, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, और या कोई नहीं। तो कैरोटीन में आप सबको पता है विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आवश्यक है कैल्शियम एवं फास्फोरस उपयोग एवं धारण के लिए, क्या आवश्यक है, कैल्शियम के लिए और फास्फोरस के लिए। तो ए सी डी के, तो आप सबको पता है कि ए आपका रेटिनॉल जो कि आँखों के लिए आवश्यक होता है, सी आपका विटामिन सी जो आपके दांतों के लिए और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए अच्छा होता है, डी जो आपका होता है ये आपके कैल्शियम और फास्फोरस दोनों के लिए अच्छा होता है। आपको पता है कि दांत में आपकी जो फास्फोरस की लेयर होती है, अगर आपके कैल्शियम कमी होती है तो सबसे पहले दांत की फास्फोरस की लेयर खराब होती है। उससे क्या होता है, उसमें पानी, दांत में पानी लगने लगता है, गर्म चीज़ें लगने लगती हैं। तो इसलिए आपका विटामिन डी हो जाएगा। और विटामिन के जो है वो खून का थक्का जमने में जो है सहायक होता है, ठीक है। तो आपका हिपैरिन के साथ और सब आपको मैं बताऊंगी कभी खून का थक्का कैसे होता है, जब किसी क्लास में पढ़ाऊंगी आपको नेक्स्ट डे के तब। तो खून का थक्का जब जमता है तो उसमें विटामिन के काम करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है, रक्त के स्कंदन में, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, कोलेजन के संश्लेषण के रूप में, या दृष्टि को बनाए रखने के रूप में। तो रक्त के स्कंदन का मतलब होता है रक्त के जमाव के लिए, ठीक है। तो रक्त के जमाव के लिए विटामिन के आवश्यक है, एंटीऑक्सीडेंट के लिए विटामिन सी और विटामिन ए आवश्यक है, कोलेजन के संरक्षण के लिए आपका प्रोटीन आवश्यक है, ठीक है, और विटामिन बी भी आवश्यक है, और दृष्टि को बनाए रखने के लिए आपका विटामिन ए आवश्यक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। रक्त अल्पता लौह तत्व का निम्न अंतर्ग्रहण सही है, बिल्कुल। मैरिस्मस निम्न ऊर्जा अंतर्ग्रहण बिल्कुल सही है। क्वासियोरकर निम्न प्रोटीन अंतर्ग्रहण बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद में स्कर्वी निम्न विटामिन बी12 अंतर्ग्रहण। तो स्कर्वी आप लोग को पता होगा कि आपके स्कर्वी जो होती है वो आपका, जब आप विटामिन सी कम लेते हैं, आप आंवला नहीं खाते, आप नींबू नहीं खाते, आप हरी मिर्ची नहीं खाते, आप संतरा नहीं खाते, तो आपको स्कर्वी होता है। मेरास्मस आपको पता है कि जो है ऊर्जा और प्रोटीन, क्वासियोरकर प्रोटीन, स्कर्वी और जो है रक्त अल्पता लौह तत्व। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गेहूं के अंकुर का तेल उत्तम स्रोत है, ए का, डी का, ई का, के का। तो आपको जब भी ये पता चले कि अंकुरण हो गया, तो अंकुरण में सबसे ज़्यादा क्या जो है बढ़ता है, तो सबसे ज़्यादा बढ़ता है आपका विटामिन ई, ठीक है। और फर्मेंटेशन में यानी कि खमीरीकरण में सबसे ज़्यादा क्या बढ़ता है, विटामिन बी बढ़ता है। तो इसलिए यहाँ पर आपका विटामिन ई आ जाएगा, ठीक है। और खासकर गेहूं के जो तेल होते हैं और गेहूं का जो अंकुरण होता है उसमें विटामिन ए बहुत अच्छी, ई बहुत अच्छी मात्रा मिलती है। जिसको भी बच्चा नहीं होता है, जो बंध्यता के रूप में पुरुष या महिला, वो गेहूं को भिगाए और उसके बाद में उसको जमने दे, और जब जम जाए तो जो उसका गेहूं का अंकुर है उसको काट के, मतलब उसका थोड़ा सा पौधा बचे तब काट के उसको पीस के पिया जाए,
ठीक है, तो सबसे अच्छा होता है, अच्छा उसका उपयोग किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस पाक विधि द्वारा विटामिन ए कैरोटीन की अधिकतम मात्रा नष्ट हो जाती है? दाब द्वारा, ब्लांचिंग द्वारा, तलने द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको पता है कि दाब द्वारा उतना नष्ट नहीं होता, ब्लांचिंग द्वारा भी उतना नष्ट नहीं होता, लेकिन जब तेल द्वारा हम लोग तलते हैं, फ्राई करते हैं, डीप फ्राई करते हैं, तो बहुत नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो तेल होता है वो सारी मात्रा को जला देता है, उसके अच्छी चीज़ों को, उसमें तेल भर जाता है, उसमें वसा हो जाता है, भर जाता है। ठीक है, तो इसमें तलने की विधि आपकी सबसे नुकसानदायक होगी, जो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी सब कुछ खत्म कर देता है। ठीक है, चलिए। विटाउट स्पॉट कमी से होता है, किसकी कमी से? आयोडीन की, विटामिन B6 की, विटामिन ए की, कैल्शियम की। तो आप सबको पता है विटाउट स्पॉट आपका होता है किससे? विटामिन ए से। आपका कैल्शियम की स्पेलिंग गलत है, आप कैल्शियम की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। 166 क्वेश्चन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकों में होने वाला रिकेट्स रोग किसकी कमी से होता है? ए की, डी की, ई की, के की। तो आप सबको पता है कि बालकों में जो रिकेट्स रोग होता है, खासकर 5 वर्ष तक के बालक को होता है, वो आपकी विटामिन जो है डी की कमी से होता है। जब उनके अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है, सूखा रोग टाइप का कुछ हो जाता है, तो उनको रिकेट्स यानी बो लेग हो जाता है और उसको रिकेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपका विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि पर्नीसियस रक्त अल्पता एनीमिया होता है। पर्नीसियस एनीमिया बहुत खतरनाक एनीमिया है। पर्नीसियस एनीमिया से शरीर में ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन हो जाता है, बहुत बुरा होता है पर्नीसियस एनीमिया। मैं तो मतलब क्या बताऊँ, बहुत ख़राब, टू मच वाला ख़राब होता है। आपकी स्किन ख़राब हो जाती है, आपके हेयर ख़राब हो जाते हैं, आपको भूख नहीं लगती, आपको उल्टा सीधा चीज़ खाने का मन करता है। आपको खाने का मन करेगा जली हुई चीज़, आपको दिन भर अचार खाने का मन करेगा, आपको दिन भर मन करेगा कोई ऐसी चीज़ खाने को मिले जो आपको खाने में ना सूखी सूखी हो, लेकिन ऐसे मतलब कोई चीज़ें क्या बताऊँ मैं, बालू टाइप, मिट्टी टाइप की। तो वो पर्नीसियस एनीमिया के लक्षण हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? विटामिन B12। फॉलिक एसिड नहीं, लौह तत्व तो नहीं, विटामिन B12 की कमी से। फॉलिक एसिड कमी से तो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, लौह तत्व की कमी से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, लेकिन जब विटामिन B12 कम होता है तो पर्नीसियस एनीमिया होता है, बहुत खतरनाक एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अतिसार त्वचा शोथ और अवसाद के लक्षण हैं। चर्मग्राह, जीवाशोथ, क्वासियोरकर, मैरास्मस। अतिसार मतलब कि डिसेंट्री, त्वचा शोथ यानी कि त्वचा पर रोग जो हो जाए, और अवसाद, अवसाद मतलब कि चिंता हो जाए। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो सबसे ज़्यादा आपका क्या होता है? चर्मग्राह। चर्मग्राह मतलब क्या होता है कि आपके जो चमड़े होते हैं वो बहुत ही लटक जाते हैं, बहुत झुर्री टाइप पड़ जाते हैं। आपकी चिंता की वजह से आपकी निकोटेनिक अम्ल जो होता है वो कम हो जाता है, और इसी को हम लोग कभी कभी पेलाग्रा भी बोलते हैं, जिसको हम लोग पेलाग्रा बीमारी भी बोलते हैं। कहीं कहीं चर्मग्राह लिखा होता है, कहीं कहीं पेलाग्रा बोला जाता है। और ये बहुत ही खतरनाक टाइप का, खतरनाक तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि दवा होती है, इलाज होता है, लेकिन जब आदमी बहुत ज़्यादा चिंता में चला जाता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, तो ये समस्या हो जाती है। बहुत डिसेंट्री होती है तो ये समस्या हो जाती है आपकी। ठीक है, किस अवस्था में विटामिन ए की आवश्यकता न्यूनतम होती है? किस अवस्था में? पूर्व विद्यालय अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। तो पूर्व विद्यालय अवस्था मतलब हो गया आपका कि विद्यालय जाने से पहले की अवस्था। बच्चे कब जाते हैं विद्यालय? बच्चे 5 साल में जाते हैं विद्यालय, और 5 साल की पहले की अवस्था को हम लोग पूर्व शालेय अवस्था बोलते हैं। मैंने पढ़ाया था आपको जब शैशवावस्था पढ़ाया था और बाल्यावस्था पढ़ाया था। किशोरावस्था भी मैं पढ़ाऊँगी, किशोरावस्था में कल आप लोगों को पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो जब आपका जो है मैंने बताया था पूर्व शालेय अवस्था मतलब होता है कि बाल्यावस्था के जो 5 साल के पहले की अवस्था होती है वो पूर्व शालेय अवस्था होती है। उसमें क्या होता है, उसमें बच्चे में विटामिन ए की जो है बहुत ज़्यादा आवश्यकता मतलब न्यूनतम होती है, बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे वो आवश्यकता बढ़ने लगती है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये इसलिए होता है कि जो जो बच्चा होता है उसके अंदर पहले कुछ एंजाइम तो ऐसे होते हैं कि वो हो जाते हैं, क्योंकि दूध पी रहे हैं वो, तो विटामिन ए, विटामिन डी सारी चीज़ें मिल रही हैं उनको। ठीक है, वो अच्छी अच्छी चीज़ें बच्चे बचपन में खाते ही खाते हैं। अब आज का ज़माना छोड़ दीजिए, लेकिन बच्चे अच्छी चीज़ें खाते हैं तो उसमें उनको मिलता रहता है थोड़ा। भाई उम्र का में थोड़ी थोड़ी चीज़ें मिलनी है तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें मिलनी है तो मिल जाती हैं। तो इसलिए सबसे कम विटामिन ए की आवश्यकता पूर्व शालेय अवस्था, भाई बाल्यावस्था में पड़ती है, किशोरावस्था में बहुत ज़्यादा पड़ती है, और वृद्धावस्था में भी ज़्यादा पड़ती है। कि वृद्धावस्था में नहीं पड़ेगी तो जो है आंखें खराब हो जाएंगी, मोतियाबिंद वगैरह वृद्धावस्था में ही होता है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ICMR के अनुसार विटामिन डी की दैनिक मात्रा एक गर्भवती महिला के लिए कितनी है? कि 10 यूजी है, या 400 IU इंटरनेशनल यूनिट है, या 5 यूजी या 2000 इंटरनेशनल यूनिट है, 200 या 280 इंटरनेशनल यूनिट या 160। तो आपको मैं बता दूं 400 इंटरनेशनल यूनिट जो है वो गर्भवती महिला को दैनिक मात्रा में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एंटी बेरी फैक्टर कहलाता है। अब विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है, तो अब एंटी मतलब क्या होगा? एंटी मतलब होगा कि जब विटामिन B1 आपका पूर्ण रहेगा तो जो है बेरी नहीं होगा, तो एंटी आपका जो होगा वो B1 की कमी से होता है, तो इसलिए एंटी बेरी फैक्टर B1 को कहते हैं। फिर इसका आ गया क्या, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया निम्न में से किसकी कमी से होती है? तो मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया जो होती है वो आपकी होती है लोहा, प्रोटीन, फॉलिक अम्ल और साइनोकोबालमिन। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए था कि सी और डी दोनों, या आपका ये ऑप्शन नहीं होता तो एक हटाकर बोल देता ए बी दोनों। फोलिक एसिड यानी कि फोलिक अम्ल और साइनोकोबालमिन दोनों की कमी से आपको क्या हो जाता है? आपको हो जाता है मेगाब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर आपके जो ऑप्शन है वो डी दिया हुआ, उसको आपको सही करना है। उसको आपको सही क्या करना है? सी और डी दोनों, ये दोनों इसीलिए मैं यहाँ पर दोनों लिख रही हूँ। ये दोनों की कमी से क्या हो जाता है आपका? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? नेक्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का लास्ट पेज है ये। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। विटामिन B3 को कहते हैं राइबोफ्लेविन, पेंटोथेनिक अम्ल, पायरिडॉक्सिन या नियासिन। तो आप सबको पता है विटामिन B3 हम लोग किसको बोलते हैं? पेंटोथेनिक अम्ल को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेरास्मस रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन और कैलोरी, प्रोटीन, कैलोरी, उपरोक्त में से सभी। तो मैरास्मस जो रोग होता है वो प्रोटीन और आपके कैलोरी दोनों की कमी से होता है मैरास्मस रोग। सिर्फ प्रोटीन क्वासियोरकर, कैलोरी आपका और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी नहीं होगा क्योंकि कैलोरी अलग है, प्रोटीन अलग है। ठीक है, प्रोटीन की कमी से आपको क्या होता है? और कैलोरी यानी कि जब आपको फैट बहुत कम हो जाता है तो आपको फाइनोडर्मा नाम की बीमारी होती है, जिससे स्किन पे आपकी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, और स्किन पे झुर्रियाँ पड़ने के साथ साथ आपकी स्किन में कटने फटने लगता है। ठीक है, चिलोसिस वगैरह होने लगता है। ठीक है, चलिए अच्छा, विटामिन बी की कमी से भी ये सब चीज़ें होती हैं, आपको होठों किनारे फटना, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब इसके बारे में मैं कुछ यहाँ पर डिफिनीशन दिया है जो बताना बहुत ज़रूरी है, मैं उसको बताऊंगी। मरासमस वयस्क और बच्चों दोनों में हो सकता है, परंतु विकासशील देशों में बच्चों और किशोरों में यह समस्या आम है। ठीक है, विकासशील मतलब जो विकास हो रहा है, विकसित में नहीं। हमारा भारत विकासशील है, वो दिन प्रतिदिन विकसित मतलब होता है जो विकास कर जा चुका है, जैसे अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, इंग्लैंड हो गया, तो वो विकास हो चुका है उसका। लेकिन जो विकासशील जो देश है वो हमारा भारत है। तो भारत विकासशील देश है, विकास हो रहा है, तो इसमें ये कमियां हो सकती हैं। यूनिसेफ के अनुसार विश्व में लगभग 20 मिलियन की संख्या में सिर्फ 5 वर्ष की कम आयु के बच्चों को ये कुपोषण का शिकार हुए हैं, और ये प्रभावित होने से, जबकि प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर नामक बीमारी होती है, मैंने आपको बता दिया। कौन से विटामिन से रक्त का थक्का जमता है? तो आपको पता है कि विटामिन B, D, E, K। तो विटामिन के जो होता है वो रक्त का थक्का जमाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रतौंधी निम्नलिखित पौष्टिक तत्व की कमी से होती है। रतौंधी किसकी कमी से होती है? सी की कमी से होती है, डी की कमी से होती है, ए की कमी से होती है, बी की कमी से। तो रतौंधी जो होती है आपकी विटामिन ए की कमी से होती है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 5 जो था प्रोटीन, वो आज आपका हो गया ख़त्म। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर क्या देखेंगे? नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे अब आज खनिज लवण। कौन सा नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे हम लोग? खनिज लवण। ठीक है, आपका नहीं विटामिन, आपका विटामिन आज था, विटामिन खत्म हुआ, अब हम लोग खनिज लवण देखेंगे। चलिए खनिज लवण शुरू करते हैं। इसीलिए मैंने जब क्रॉप किया, देखिए चैप्टर नंबर 6 नहीं खराब किया। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 ये दिया हुआ, देख लीजिए चैप्टर नंबर 6 खनिज लवण हम लोग शुरू करें। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर खनिज लवण।
खनिज लवण। चलिए अब हम इसको बड़ा करें थोड़ा, ठीक है। अब आप लोग जान गए होंगे चैप्टर नंबर 6 खनिज लवण चल रहा है। कैल्शियम के अवशोषण के अवरोध के निम्नलिखित कारक है, मतलब जब कैल्शियम लोग खाते हैं कि तो वो अवशोषित क्यों नहीं होता है? ऑक्सीलिक अम्ल से, प्रोटीन से, कैफीन से, फाइटिक अम्ल से, लैक्टोज से। तो आपको पता है कि ऑक्सीलिक अम्ल, प्रोटीन जो होता है वो कैल्शियम के अवशोषण के लिए अच्छा होता है, कैफीन जो होता है, फाइटिक अम्ल जो होता है, और लैक्टोज। तो लैक्टोज जो होता है वो भी हमारे प्रोटीन के लिए, कैल्शियम के लिए, क्योंकि भाई लैक्टोज दूध में मिलता है और दूध हम पीते हैं तो कैल्शियम हमको मिलता ही मिलता है। तो हम लोग का जो है वो एक है ऑक्सीलिक अम्ल, ये प्रोटीन में ये कैल्शियम को अपने अंदर नहीं अवशोषित होने देता, कैफीन और आपका फैटिक अम्ल। तो आपका क्या आ जाएगा? आपका ए, सी और डी आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोटेशियम का प्लाज्मा सांद्रता कितनी होती है? कहने का मतलब पोटेशियम में कितनी प्लाज्मा होता है वो बताना है। तो पोटेशियम में प्लाज्मा कम होता है, 0.5 से लेके 1.2 तक चला जाता है। तो वहाँ पर आपका क्या ऑप्शन आएगा? यहाँ पर ऑप्शन आएगा 1.2 - 5.0। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडाइज्ड के 10 ग्राम में माइक्रो यूनिट कितनी आयोडीन मिलती है? तो मैं आपको बताऊं, एक दिन में 10 ग्राम 10 यूजी आपको आयोडीन मिलती है एक दिन में। एक दिन में कितनी लेनी होती है? मिलती नहीं, कितनी लेनी होती है? तो 10 आपको यूजी लेनी होती है, ठीक है, जिसको माइक्रोग्राम बोलते हैं। यूजी माइक्रोग्राम लेनी होती है आयोडाइज्ड। अब आयोडाइज्ड अगर हम 10 माइक्रोग्राम लेते हैं तो वो आयोडीन में परिवर्तित होता है, ठीक है। तो आपको आयोडाइज्ड के 10 ग्राम से कितना मिलता है? आपके 10 ग्राम से आपको मिल जाएगा 120। एक दिन में कितना आयोडीन आपको लेना होता है? 10 माइक्रोग्राम। 10 माइक्रोग्राम आयोडीन एक दिन में आपको लेना होता है, ठीक है। अब आयोडाइज्ड जो होता है वो आयोडीन को वो करता है, मिलाता है और उसको अपने शरीर के अंदर अवशोषित करने में वो करता है। तो कितना आपका 10 ग्राम में मिलेगा? आयोडाइज्ड के 10 ग्राम से आपको 120 मिलेगा। 150 नहीं, 140 नहीं, 130 नहीं, 120 मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है वह युक्ति जो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम जैसे कुछ धातु आयनों की सांद्रता मतलब होता है ग्रहण करना, ऑब्जॉर्ब करना, सांद्रता को निर्धारित करने के लिए जैव और रासायनिक विश्लेषण में प्रयुक्त होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक फ्लेम फोटोमीटर या फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी या फोटोमीटर या उक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा? ये जो आपका है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये आपका जो है जैव रसायन विश्लेषण से प्रयुक्त होता है, जैव रसायन। और यहाँ पर जैव रसायन है नहीं, तो इसलिए आपका आ जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो अभी हम लोग पिछले चैप्टर में तमाम पढ़ते आए हैं कि रक्त अंधता, आंख आना, केरोटोमलेसिया, कीटोसिस। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा नहीं होता है पूछ रहा है। तो आपको पता है रात्रि अंधता होता ही है, ठीक है, आपको आंख आना होता ही है, ठीक है, आपको केरोटोमलेसिया होता ही है, और कीटोसिस जो होता है वो नहीं होता। कीटोसिस जो होता है वो आपका होता है विटामिन ए की कमी से होता है। इसमें क्या होता है आपके जो फैट होता है, जैसे विटामिन ए फैट सेलुबल है, तो जो आपका फैट होता है वो फैट तो आपको जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाता विटामिन ए संग्रहित नहीं हो पाता शरीर में, तब आदमी बहुत ही दुबला हो जाता है, बहुत ही पतला कमज़ोर हो जाता है। तो वो कीटोसिस, आपने सुना होगा कीटोसिस एक डाइट चली है, कीटो डाइट। हाँ, तो कीटो डाइट वही है कि वसा नहीं लेंगे हम, उसमें से प्रोटीन लेंगे, तो वो कीटो डाइट है। वही यहाँ पर आता है कि कीटोसिस जो होती है वो विटामिन ए में नहीं आती। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आपको पता है कि सबसे अच्छा स्रोत आंवला है, संतरा है, स्प्राउट है या पत्ता गोभी। तो आपको बताऊं विटामिन सी के सब स्रोत हैं, लेकिन सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। संतरा भी अच्छा स्रोत है, पत्ता गोभी भी अच्छा स्रोत है, स्प्राउट भी अच्छा स्रोत है, लेकिन जो आपका आंवला है नंबर 1 पर सबसे अच्छा स्रोत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जस्ता के लिए आवश्यक है कोशिका विभाजन, वृद्धि, प्रतिरक्षा प्रणाली, उक्त सभी। तो जब मैंने बुक पढ़ा था, जब मैंने देखा था सब कुछ, और उसमें दिया हुआ है कि जस्ता जो होता है वो कोशिका विभाजन भी करता है, जस्ता जो होता है वृद्धि भी करता है, और जस्ता जो होता है वृद्धि प्रतिरक्षा प्रणाली भी मजबूत करता है। तो यहाँ पर आपका उक्त सभी आएगा। आप लोग जिसके पास ये बुक है वो ऑप्शन सही करेंगे अपना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और जिसके पास बुक है और ये रीना खनूजा जी की हो या आपकी वृंदा मैडम की, उसमें आप जाकर देख लीजिए, उसमें ये सब दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूक्ष्म तत्वों का उदाहरण है तांबा, जल, रक्त, लार। तो आप सबको पता है जल हमें बहुत ज़्यादा चाहिए, सूक्ष्म तो नहीं चाहिए कि हाँ चलो एक घूंट पी लिया पूरा दिन काम चल गया। रक्त भी ऐसा नहीं है कि जो है एक दिन में आपने जो है आधी सी एक जड़ खा ली पालक की, बस पूरा दिन चल रहा है, ऐसा नहीं है। लार ये भी नहीं कि एक बूंद बन गया बस पूरा दिन काम नहीं। हम लोग इतना मैं बोल रही हूँ तो आखिर लार तो बन रहा है ना, तभी तो जीभ छूट रही है, वरना चिपक जाती तो चिपक जाती, छूटती नहीं तो मैं आपको बोलती कैसे, बताती कैसे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तांबा आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग मेरे पढ़ाने से समझते हैं। अगर समझते हैं तो नीचे लाइक कर दे कीजिए और कमेंट कर दे कीजिए कि हाँ आप पढ़ाती अच्छा है, मैं समझती हूँ। ठीक है, अधिक अक्षांशों पर लंबे समय तक रहने से गहन हो सकता है। मतलब कि बहुत किसी अक्षांश पर आप बहुत दिन तक रह रहे हैं तो वहाँ गहन मतलब बहुत अधिक के क्या हो सकता है, पोटेशियम और जल पुनः प्राप्ति, लवण और जल पुनः प्राप्ति, लौह तथा जल पुनः प्राप्ति, आयोडीन जल पुनः प्राप्ति। तो जब आप किसी अक्षांश पे, अक्षांश मतलब होगा किसी जो है नीचे या ऊपर के उसमें रह रहे हैं, बहुत ऊपर या बहुत नीचे रह रहे हैं, पृथ्वी के किसी कोने पे या रह रहे हैं आप, दाहिने बाएं या ऊपर नीचे, तो आपको क्या हो जाता है, तो आपको जो है अधिक रहने पर क्या हो जाता है कि लवण और जल जो होता है वो आपका बहुत अधिक हो सकता है। इसलिए बहुत अधिक ऊंचाई पर रहने वालों को भी नमक और पानी जो होता है उसकी कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो उस हिसाब से नहीं हो पाता जिस हिसाब से लेना चाहिए एक सामान्य व्यक्ति को। ठीक है, तो लवण और जल पुनः प्राप्ति की आवश्यकता होती है उसको। ठीक है, मतलब लवण भी उसको चाहिए और उसको जल भी उसको चाहिए। ठीक है, लवण मतलब भाई आप खनिज लवण नहीं प्राप्त होंगे तो आदमी कैसे सरवाइव करेगा। ठीक है, मैग्नीशियम हेतु महत्वपूर्ण है हड्डी बनाना, अंग सुरक्षा, जल पुनः प्राप्ति और बावेल गति। तो आपको पता है कि मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम ये हड्डी बनाने में आपके बहुत मदद करते हैं। ठीक है, अंग सुरक्षा आपका जो करते हैं वो मसल्स करते हैं, और जल पुनः प्राप्ति है वो H2O है। ठीक है, हाइड्रोजन है, तो आपका जो आ जाएगा क्या, हड्डी बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्टियोपोरोसिस होने की आयु संबंधित परिवर्तन हो सकता है। मतलब ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता कब होता है, बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन उत्पादन, घटा हुआ एस्ट्रोजन उत्पादन, बढ़ा हुआ कैल्शियम, घटा हुआ कैल्शियम। तो जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो जब आपका जो है, तो एस्ट्रोजन की जब मात्रा घट जाती है तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है, मतलब कि जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। साथ साथ माइग्रेन की भी समस्या हो जाती है अगर आपका जो है एस्ट्रोजन घट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस्ट्रोजन जब घट जाता है तो आपको समस्या हो जाती है। ठीक है, बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन उत्पादन जब बढ़ जाएगा तो जो है आपकी नहीं समस्या आएगी ऑस्टियोपोरोसिस की। कैल्शियम अवशोषण जब घट जाएगा तो आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होंगी। ठीक है, तो वो किसी भी उम्र में हो जाएंगी। बढ़ा हुआ विटामिन सी ग्रहण करेंगे तो आपकी विटामिन सी तो बढ़ती ही नहीं है, क्योंकि विटामिन सी वाटर सेल्युबल है, आप चाहे इतना खाओ वो यूरिन, आप जो है संतरा खूब खा लो आपको बार बाथरूम लगेगा, आप जाओगे और यूरिन निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जख्म भरने में निम्नलिखित तत्व शामिल हैं, कैल्शियम, सोडियम, जस्ता और मैग्नीशियम। तो जो आपका जो जख्म होता है वो आपका जख्म अधिकतर आपका जख्म जानते हैं किससे भरता है, जिंक जब शरीर में रहता है तो आपका जल्दी ही जो है आपका जख्म भर जाता है। ठीक है, जिंक इसलिए जल्दी भर जाता है, थोड़ा थोड़ा वो समाहित होता है, कुछ मिलता जुलता है विटामिन सी से। जख्म भरने में निम्नलिखित तत्व शामिल हैं, बता दिया मैंने कि आपके जख्म भरने से जस्ता शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूना वाला पान खाने से अधिक ग्रहण करने से क्या होता है, कैल्शियम, फास्फोरस, लौह, ऊपरी में से कोई नहीं। तो जो चूना वाला पान खाते हैं तो कैल्शियम आपका होता है, क्योंकि चूना कैल्शियम होता है, लेकिन बहुत अधिक अगर खाएंगे तो कैल्शियम ज़्यादा होगा तो भी नुकसान होगा, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग सबसे ज़्यादा होता है,
तो आयोडीन की कमी से हम लोग को हो जाता है, सबको पता है कि रतौंधी होता है, बेरी होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है या ग्वाटर होता है। ग्वाटर मतलब घेंगा होता है। तो जब भी आपका आयोडीन की कमी होती है, यानी कि जब थायरोक्सिन जो है वो अच्छे से, थायराइड ग्लैंड जो होती है वो आपका हार्मोन्स नहीं सिक्रेट कर रही होती, तो आपको क्या होता है, ग्वाटर मतलब घेंगा हो जाता है। ठीक है, तो आपका हो जाता है क्या, घेंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर में, मैंने थायराइड ग्रंथि बहुत अच्छे से पढ़ाई है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। थायराइड ग्रंथि मैंने इतने अच्छे से पढ़ाई है कि मैं खुद जानती हूँ कि एक भी पॉइंट छोड़ी नहीं हूँ मैं उसमें। तो आप लोग ये जब वीडियो ख़त्म कीजिएगा तो आप जाकर थायराइड देखिएगा। ठीक है, मैं एक एक चीज़ पढ़ाती हूँ। अब कल मैं सोच रही हूँ कि आपको मैं कुछ चीज़ें बताऊँगी, आपको जब मैं कुछ चीज़ें बताऊँगी तो आप उसमें समझोगी क्या क्या है। ठीक है, चलिए। मानव शरीर में जिंक का मुख्य कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का, डीएनए और आरएनए के संश्लेषण का, दृष्टि का या हड्डी स्वास्थ्य का? तो संश्लेषण मतलब होता है कि अपने शरीर के अंदर समाहित करना। तो जो डीएनए और आरएनए है उसका संश्लेषण जिंक का कार्य होता है। साथ साथ मासिक धर्म में समस्या होती है तो उसका भी जो है हल क्या करता है, जिंक करता है। तो किसी हद तक जो है वो मासिक धर्म को भी सही करता है। खनिज लवण का अच्छा साधन है जिंक, पता ही है। तो आपका डीएनए आरएनए का जो संश्लेषण है वो अच्छा करता है, कौन सा, मानव शरीर में जिंक। ठीक है, अगर मान लीजिए डीएनए और आरएनए नहीं होता है और जिंक की कोई, आपको जितनी पता है क्या जो है वैरायटी, वो अगर नहीं है आपके में, जैसे उसका जिंक का कार्य क्या क्या है। जिंक का कार्य क्या होता है कि जो नलिका वाहिनी होती है, ग्रंथियाँ होती है, उसके स्राव को अच्छा करता है। इसके बाद में जस्ता अल्प मात्रा में जो आपकी वो है हड्डियां हैं उसको मजबूत करता है, घाव को भी भरने में काम करता है, मस्तिष्क जो है विकास के लिए भी काम करता है, एंजाइम को क्रियाशील भी बनाता है। ठीक है, इसके बाद शारीरिक वृद्धि में भी काम करता है, अस्थियों की जो रुकावट हो जाती है वो मतलब बढ़ती नहीं है उसके लिए भी काम करता है, बौनापन भी एक हिसाब से बूस्ट करता है, लंबाई के लिए भी। और मासिक धर्म में अगर जो है नियमित नहीं होता है उसको नियमित करता है। तो ये सब काम जस्ता करता है। तो यहाँ पर अगर वो सारी चीज़ें में से कोई भी एक पॉइंट हो जो मैंने अभी को बताया तो आप उसमें लगा सकते हैं। फिलहाल अभी यहाँ डीएनए और आरएनए संश्लेषण लगाएंगे। ठीक है, अब एमपी पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम का है तो थोड़ा सा तो अपर जाएगा ही। ठीक है, आप पीएचडी या नेट एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं तो आपको छोटी मोटी बुक से पास नहीं होता है, आपको बड़े लेवल पे जाना पड़ता है। तो ये बड़े लेवल की चीज़ें हैं जो शायद आपको बुक में ना दिखें, जो आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आईसीएमआर 2010 के अनुसार एक वयस्क आदमी के लिए जस्ता यानी कि जिंक की आरडीए प्रस्तावित आहारिक कितना है? तो जो है जो आपका आरडीए के द्वारा जो आपका व्यक्ति है उसके लिए जिंक की जो मात्रा है वो है क्या, 12 मिलीग्राम, क्या 14 मिलीग्राम, क्या 16 मिलीग्राम, क्या 20 मिलीग्राम प्रतिदिन? तो 12 मिलीग्राम प्रतिदिन 2010 के अनुसार थी आरडीए की जिंक के मतलब लेना था जिंक को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन खाने से बचाव होता है, किसका बचाव होता है, रक्तहीनता का, स्कर्वी का, फ्लोरोसिस का, गलगंड का? तो रक्तहीन का आपको विटामिन, आपको आयरन बहुत लेना पड़ेगा खाने के लिए, स्कर्वी आपको विटामिन सी लेना पड़ेगा, फ्लोरोसिस के लिए आपको कैल्शियम लेना पड़ेगा और फास्फोरस लेना पड़ेगा, और गलगंड के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, आयोडीन लेना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आयोडीन ले और गलगंड ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम के महत्वपूर्ण कार्य हैं, हड्डी की संरचना, न्यूरोमस्कुलर उत्तेजना, रक्त जमाना, झिल्ली यानी मेम्ब्रेन की पारगम्यता और द्रव संक्रमण, ऑटोमोटिक संतुलन बनाना। ठीक है, तो जो आपका कैल्शियम का क्या काम है, तो आपको सबको पता है कि कैल्शियम आपके हड्डी की संरचना करते, तो बहुत ही बेसिक सी बात है। ठीक है, उसके बाद में आपका क्या करता है, और रक्त भी जमाता है क्योंकि विटामिन कैल्शियम जो होता है वो ठोस करता है हर चीज़ को, तो रक्त भी जमाने में काम करता है। ठीक है, इसके बाद जो है और न्यूरोमस्कुलर उत्तेजना भी देना है। ठीक है, इसके बाद जो झिल्ली है यानी मेम्ब्रेन की पारगम्यता भी जो है ये आपका कैल्शियम जो है बरकरार रखता है। इसीलिए कहते हैं कि आपको दूध पीना चाहिए। ठीक है, आपको जो है धूप सेकनी चाहिए, आपको कैल्शियम वाली चीज़ें खानी चाहिए, आप मतलब एक सुई की नोक बराबर आप चूना डेली खा सकते हो, ये सब कैल्शियम की अच्छे स्रोत हैं। ठीक है, तो आपका क्या ऑप्शन आ जाएगा, आपका आ जाएगा पहला हड्डी की संरचना, दूसरा न्यूरोमस्कुलर उत्तेजना, तीसरा रक्त जमना, और चौथा आपका क्या आ जाएगा कि
चौथा आ जाएगा कि झिल्ली मेम्ब्रेन की पारगम्यता और द्रव संक्रमण आज़मोटिक संतुलन बनाए रखना, यानी कि आपका पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, और चौथा, ठीक है, आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और साथ साथ आपका इसमें पांचवा भी सही होगा। जिसके पास ये बुक है वो आप अपना क्वेश्चन नंबर सत्य करना, सही करना, उसमें आप पाँचों लगाना, ठीक है, आप पाँचों लगाना, ABCD और E, ठीक है, पाँचों इसमें सही होगा। तो यहाँ पर आपका जो है वो सिर्फ 4 दिया हुआ है, तो आप 1 2 3 4 और यहाँ पर आप 5 भी कर लो, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आयोडीन युक्त नमक में प्रबलीकरण प्रयोग होता है, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडेट, सोडियम आयोडेट, पोटेशियम आयोडाइड। क्या वो होता है, तो सोडियम आयोडाइड नहीं होता, सोडियम आयोडेट नहीं होता, पोटेशियम आयोडेट नहीं होता, आयोडीन है तो पोटेशियम आयोडेट इसमें प्रयुक्त होता है, ठीक है। पोटेशियम आयोडेट जो है वो फोर्टिफिकेशन का प्रयोग है, मतलब कि साफ सफाई और उसमें और ज़्यादा जो है गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आपका काम किया जाता है। प्रबलीकरण फोर्टिफिकेशन किया जाता है किसका, पोटेशियम आयोडेट का। पर जो है फोर्टिफिकेशन मतलब ये होता है कि उसमें ज़्यादा खनिज लवण, ज़्यादा चीज़ें मिलाना, अच्छी चीज़ें मिलाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अभिकथन है आयोडीन का अत्यधिक अंतर्ग्रहण सेवन नुकसान कर सकता है। इसके बाद क्या है, अतिरिक्त आयोडीन थायराइड हार्मोन के संश्लेषण में अवरोध कर सकता है। तो ए सही है या आर दोनों सही है, ए आर दोनों गलत है, ए सही है लेकिन आर गलत है, ठीक है, और ए गलत है और आर सही है। तो आयोडीन का बहुत किसी चीज़ की अति बोलते ना, अति क्या बोलाना बरसना, अति के बली धूप, अति क्या बोलाना बोलना, अति के बली चुप, किसी चीज़ का अति जो है नहीं सही है। तो आयोडीन का भी अति सही नहीं है। और अतिरिक्त आयोडीन, अगर ज़्यादा आयोडीन लेते तो थायराइड हार्मोन जो होते हैं संश्लेषण में अवरोध करते हैं। भाई कितना वो लेगा, कितना सोखेगा, आप एक सोखता ले लो, आप एक स्पंज ले लो, उस पर पानी डालते जाओ, पानी डालते जाओ, पानी डालते जाओ, तो कितना पानी वो सोखेगा, भाई जितना उसकी सीमा होगी उतना ही तो सोखेगा। तो इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ए सही है और आर उसका सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शरीर में लोहे के अवशोषण में बाधा डालने वाले कारक हैं, अमाशय में अम्ल तत्व की कमी, एस्कॉर्बिक एसिड, फाइटिक पशुजन्य प्रोटीन, फाइटिक एसिड, और क्या है, टेनिनस। तो शरीर में लोहे के अवशोषण में बाधा डालने का काम कौन करते हैं, तो जो है अमाशय में अगर अम्ल की कमी होती है तो शरीर में अवशोषण नहीं लोहे का होता है, फाइटिक एसिड अगर नहीं होती तो अवशोषण नहीं होता, और टेनिनस नहीं होता तो अवशोषण नहीं होता है, ठीक है। देखिए जब भी ब्लड की कमी होती है तो वो नॉर्मल रूप से पूरी हो जाती है। आप चुकंदर खा लो, अच्छे से खाते रहो, एक चुकंदर सुबह दोपहर शाम, तो आपकी कमी पूरी जाती है। अनार से ज़्यादा चुकंदर पूरा करता है। लेकिन अगर अमाशय में अम्ल नहीं है, मतलब कि आपका एसिड नहीं है, तो आपको वो अवशोषण नहीं होगा। अगर आपकी फैटिक एसिड नहीं है तो अवशोषण नहीं होगा। और आपका टेनिनन नहीं है, जिसको टेनिस बोलते हैं, वो नहीं है तो भी आपका जो है अवशोषण नहीं होता। तो आपका क्या आ जाएगा, अमाशय में अम्लीय तत्व की कमी 1, एस्कॉर्बिक फैटिक एसिड 2, और जो है 5, 1 4 5, 1 4 5 आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी से होने वाले लक्षण निम्नलिखित हैं, मानसिक दुर्बलता, क्रिटिनिज्म, टेटनी, हाइपोथायराइडिज्म और डर्मेटाइटिस। तो जो है आपका आयोडीन कमी से क्या होता है आपको पता है, मानसिक दुर्बलता हो जाती है, क्योंकि क्या होता है कि विकार आता है दिमाग में, बच्चा कमज़ोर हो जाता है, मानसिक हो जाता है। क्रिटिनिज्म, छोटा बच्चा जो होता है उसको क्रिटिनिज्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में हाइपोथायराइडिज्म, जब आयोडीन की कमी होती है तो थायराइडिज्म हो जाता है, हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, ठीक है। और जो है आपको डर्मेटाइटिस जो हो जाता है वो आपकी विटामिन क्या कहते हैं, आयोडीन की कमी से नहीं होता, वो आपकी विटामिन बी की कमी से होता है, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, और ए की भी कमी से होता है, विटामिन ए की भी कमी होती है तो भी डर्मेटाइटिस होता है। तो आपका क्या आ जाएगा, मानसिक दुर्बलता नंबर 1, ठीक है। और आपका क्या आ जाएगा, क्रिटिनिज्म और हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। ये आपकी 3 चीज़ें आएंगी। तो पहला है, दूसरा है और चौथा है, ठीक है। पहला है, दूसरा है और चौथा है, ठीक है।
तो आपका क्या हो गया इसमें। और अच्छा, टिटेनिया आपका किससे कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से, ठीक है। और डर्माटाइटिस आपका विटामिन हद तक, डर्माटाइटिस आपके विटामिन ए की भी कमी से होता है, लेकिन विटामिन डी की कमी से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप समझ गए, विटामिन डी की कमी से डर्माटाइटिस, और टिटेनिया पे कैल्शियम की कमी से, और किडनीज्म, हाइपोथायराइडिज्म और मानसिक दुर्बलता ये भी किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। ICMR 2010 के द्वारा 15 वर्षीय लड़की के लिए कितनी लौह तत्व प्रस्तावित की गई है? 32 मिलीग्राम प्रतिदिन, 27 मिलीग्राम प्रतिदिन, 45 मिलीग्राम प्रतिदिन, 28 मिलीग्राम प्रतिदिन। तो जब 2010 का RDA था उसमें ICMR ने 27 मिलीग्राम प्रतिदिन जो है तय किया था आपके 15 वर्ष की बिटिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट के प्रयोग के बाद भूरे धब्बे को छुटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमक इस्तेमाल किया जाता है? नींबू का छिलका, एसिटिक अम्ल, ओलिक अम्ल या ऑक्सिलिक अम्ल। तो क्या आपका पोटेशियम परमैंगनेट के बाद भूरे धब्बे को छुड़ाने का काम किया जाता है? एक नींबू का छिलका, मतलब खट्टा चीज़ है उससे वो छुड़ाया जा सकता है, और दूसरा ओलिक अम्ल से छुड़ाया जा सकता है। तो आपका पहला और आपका जो है तीसरा, नींबू का छिलका और ओलिक अम्ल, पहला और तीसरा, ठीक है। पहला और तीसरा ही है ना ओलिक? हाँ तीसरा ही तो है, ओलिक नहीं, ऑक्सिलिक, ओलिक नहीं ऑक्सिलिक। पहला और चौथा आपका, पहला है नींबू, पहला नींबू का छिलका से आप छुड़ा सकते हैं, और नींबू छिलका खट्टा है तो खट्टे से जो पोटेशियम परमैंगनेट के जो भूरे धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है, तो उसको छुड़ाया जा सकता है, ठीक है। और इसके बाद ऑक्सलिक अम्ल, ऑक्सलिक अम्ल ऑक्सीडाइज होता है ना, इसलिए उसको ऑक्सलिक अम्ल नाम पड़ा है, उससे भी छुड़ाया जा सकता है उस भूरे धब्बे को। तो आपको क्या आ जाए? पहला और चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 में दिए गए सूची 2 को उनके रासायनिक यौगिक से मिलाना है। फेलिंगस परीक्षण, सेलिवनाफस परीक्षण, जेरडॉल्स परीक्षण, जैंथोप्रोआइटिक परीक्षण और नाइट्रोप्रूसाइड परीक्षण, इनको मिलाना है अपने उसे। देखिए मैंने ऑप्शन भी लिख रखा है, मैं इसको छोटा कर दूं, पूरा ऑप्शन में देखिए यहाँ पर ये सारा लिख रखा है। तो अब आपको क्या मिलाना है? तो सूची 1 को 2 से मिलाना है आपको। तो फेलिंगस परीक्षण आपको हो जाएगा जब आपका शुगर जो है कम हो जाएगा, तब आपका ये रासायनिक तत्व तो आपका ये सामने आएगा, ठीक है। जब शुगर आपका यानी कि जो रिड्यूसिंग शुगर, मतलब कि आपकी इंसुलिन की मात्रा जब जो है कम होगी, तब ये चीज़ आपका फेलिंगस परीक्षण किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में क्या है? सेलिवनाफस परीक्षण कब होगा? जब कीटोस शुगर होगा, कीटोस शुगर होगा तब आपका उसका परीक्षण होगा। जेरडाज परीक्षण नाइट्रोजन का परीक्षण होता है, तो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। और जैंथोप्रोआइटिक परीक्षण आपका होगा एरोमेटिक अमीनो एसिड से होगा, ठीक है। और नाइट्रोप्रूसाइड परीक्षण सल्फर युक्त अमीनो एसिड से होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? 1 का आ जाएगा आपका रिड्यूसिंग शुगर यानी कि 5, 1 का आपका आ जाएगा 5, ठीक है, 1 का 5 आएगा। फिर इसके बाद में आ जाएगा कीटोस शुगर आ जाएगा तीसरा, 3 नंबर। और इसके बाद आपका आ जाएगा क्या है? नाइट्रोजन आपका आ जाएगा पहला। इसके बाद में आपका क्या आ जाएगा? इसके बाद में आ जाएगा आपका एरोमेटिक अमीनो एसिड कहाँ है आपका? ये आ जाएगा नंबर 4। और इसके बाद में आपका आ जाएगा सल्फर युक्त अमीनो एसिड नंबर 7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूची 1 में दिए गए सूची 2 को आपको मिलाना है, ठीक है। सूची 1 में दिए गए सूची 2 में आपको मिलाना है। फॉलिक एसिड से क्या होता है? जिंक से क्या होगा? कैल्शियम की कमी से क्या होगा? आयोडीन की कमी से क्या होगा? राइबोफ्लेविन की कमी से क्या होगा? ये आपको मिलाना है। मैं इसको छोटा करूँ ताकि आप लोग इसको देख सकें ऑप्शन, ठीक है। अब आप आइए देखते हैं फॉलिक एसिड की कमी से क्या होता है। मैंने बताया था कि मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया होता है, सही है। फिर जिंक से क्या होता है? हाइपोग्यूसिया होता है। कैल्शियम कमी से अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि टिटेनी होता है। आयोडीन कमी से अभी मैंने बताया मानसिक कार्य की क्षमता की कमी हो जाती है। और राइबोफ्लेविन से क्या होता है? चिलोसिस होता है। जो ओट होता है ना आपका ओट, ये जो आपका ओट होता है, ये जो आपका ओट होता है, ये इस ओट के यहाँ
और यहाँ फट जाता है, किसी किसी के यहाँ बीच में भी फट जाता है, ठीक है। तो ये चिलोसिस का लक्षण है। तो आपका मैंने बताया क्या कि फॉलिक एसिड से मेगाब्लास्टिक एनीमिया होता है, वो कहाँ पर जाएगा आपका नंबर 5, नंबर 5 जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका जाएगा हाइपोग्यूसिया। हाइपोग्यूसिया कहाँ है नंबर 2 वाला, हाइपोग्यूसिया आपका आ जाएगा नंबर 6, नंबर 5, नंबर 6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। अब मैं बताई थी एक बार, मैं फिर से बता रही हूँ, फॉलिक एसिड से कमी से क्या होता है आपको मेगाब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। उसके बाद जिंक की कमी से क्या होता है आपको, जिंक की कमी से होता है हाइपोगूसिया, हाइपोगूसिया होता है जिंक की कमी से। कैल्शियम की कमी से क्या होता है आपको, तो कैल्शियम की कमी से आपको होता है टिटैनी, ठीक है। और आयोडीन की कमी से क्या होता है मानसिक अक्षमता, ठीक है। उसके बाद में राइबोफ्लेविन की कमी से क्या होता है आपको चिलोसिस, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सूची 1 में दिए गए पदार्थ को सूची 2 में मिलाना है। फाइटोकेमिकल किस में मिलता है, अल्फा लियोपिक एसिड किस में मिलता है, फ्लेवोनाइड्स किस में मिलता है, ग्लूटाथायोन में किस में मिलता है, थायोन, और सिलीनियम किस में मिलता है, ठीक है। तो आपको पता है कि फाइटिक केमिकल मिलता है आपको, फाइटिक एसिड आपको टमाटर में मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद एक मिनट सॉरी फाइटिक अम्ल आपको, फैटिक केमिकल आपको मिलेगा ब्रोकली में, अल्फा लियोपिड एसिड आपको मिलेगा आलू में, और फ्लेवोनाइडस मिलेगा ग्रीन टी में, ग्लूटाथायोन मिलेगा एस्पैरेगस में, और सिलेनियम मिलेगा समुद्री घात पदार्थ में, ठीक है। तो पहला आपका किस में जाएगा, पहला आपका जाएगा फाइटोकेमिकल चला जाएगा किस में, ब्रोकली में। ब्रोकली कहाँ है नंबर 5 पे है, ठीक है, नंबर 5 पे है आपका ब्रोकली। इसके बाद अल्फा लियोपिक एसिड कहाँ पर जाएगा, वो जाएगा आलू पर, यानी कि नंबर 3 पर जाएगा, आलू पर 3 कर लीजिएगा। फिर फ्लेवोनाइडस किस पे जाएगा, वो ग्रीन टी पे जाएगा, ठीक है, ग्रीन चाय यानी ग्रीन टी पे जाएगा, यानी कि पहले 5 फिर 3 फिर 2, 5 3 2, नंबर डी दिख रहा है मुझको, आगे और मिलाते हैं हम लोग। फिर ग्लूटाथायोन किस पे जाएगा, ग्लूटाथायोन जाएगा एस्पेनरेगस में। एस्पेनरेगस कहाँ है, ये है, ये नंबर 7 पे, नंबर 7, ठीक है। और सिलीनियम जाएगा आपका नंबर 6 यानी कि समुद्री घास पे, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, ठीक है, टिक मार्क करें और आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में निम्नलिखित कार्यों को बनाए रखने के लिए जिंक अनिवार्य है। शरीर के निम्नलिखित कार्यों को बनाए रखने के लिए जिंक अनिवार्य है, ठीक है। स्वाद की तीक्ष्णता, हीमोग्लोबिन संश्लेषण, हड्डियों का विकास करना, ठीक है, और घाव भरना, रक्त जमना। अब आपको बताना है, तो मैंने अभी बहुत पहले आपको बताया था कि जिंक किसके लिए अनिवार्य है, ठीक है। तो हड्डियों के विकास के लिए तो अनिवार्य है, घाव भरने के लिए भी अनिवार्य है। इसके बाद में आपका जो स्वाद खराब हो जाता है उसके लिए भी क्या है आपका जिंक क्या है अनिवार्य है, ठीक है। आपका जो जिंक है वो आपके जब कभी भी आपका जो है जीभ का स्वाद चला जाता है तो भी जिंक काम करता है, ठीक है। मैंने बताया था घाव को शीघ्र भरता है, विकास भी करता है, ठीक है। उसके बाद एंजाइम क्रियाशील बनाता है, तो इसलिए एंजाइम क्रियाशील बनाने का मतलब है कि स्वाद को भी आपके रखता है। तो स्वाद की तीक्ष्णता नंबर 1, ठीक है। उसके बाद में आपका हड्डियों का विकास नंबर 3, और उसके बाद में घाव भरना, ठीक है, ये आपका कौन सा आ जाएगा नंबर 4, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नमक समानता के साथ दृढ़ किया जाता है, विटामिन ए, लौह तत्व, विटामिन बी, फॉलिक एसिड। तो आपको पता है कि जो है नमक जो होता है वो किसके साथ जो है वो किया जाता है, नमक आपका लौह तत्व यानी क्या जाता है मतलब कि भाई आयोडीन है तो उसको किसी तरह से तो मिलाना ही है, ठीक है, और आपका फॉलिक अम्ल, ठीक है। विटामिन ए और विटामिन बी नहीं, नमक लौह तत्व को और उसको फोर्टिफिकेशन किया जाता है और फॉलिक एसिड के साथ उसका फोर्टिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन इसमें सही, ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि हीमोग्लोबिन बनने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, कैल्शियम की, प्रोटीन की, वसा की, लोहा की। तो हीमोग्लोबिन बनने के लिए आपकी आवश्यकता होती है लोहे की, ठीक है।
हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन बनने के लिए तो आपके लोहे की बात होती है, और हीम जो होता है, हीम वो आपका होता है प्रोटीन। तो लोहा तो है, लेकिन ये समझिए जो हीम होता है, हीम वो आपका होता है लोहा, ठीक है। और जो ग्लोबिन होता है, प्रोटीन आपका होता है ग्लोबिन, ठीक है। प्रोटीन क्या होता है? ग्लोबिन। प्रोटीन होता है ग्लोबिन और हीम होता है आपका लोहा, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन बनने के लिए लोहा की आवश्यकता होती है, प्रोटीन तो मिलता ही है अगर, तो लोहा भी बन जाता है आराम से। तो आज की ये 30 क्वेश्चन है, कल हम लोग फिर करेंगे, कल हम लोग फिर आगे करेंगे जो इसके आगे का क्वेश्चन है। तो उधर का हम लोगों ने किया क्वेश्चन और इधर का हम लोगों ने किया क्वेश्चन, करीब 55 क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। नेक्स्ट पार्ट हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट हम लोग कल देखेंगे। आज पार्ट नंबर 12 था, 11 था या 13, हाँ आज 12 पार्ट था, आज पार्ट नंबर 12 था, हम लोगों ने कल 11 देखा था। तो इसके बाद में अब हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वॉइस नोट क्वेश्चन और वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए बाय, खूब पढ़िएगा, खूब ख्याल रखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं, बाय।